हेलो एवरीवन। मैंने फोर्थ टॉपिक जो GS3 का है एग्रीकल्चर का, उसको मैंने दो वीडियोस में डिवाइड कर दिया क्योंकि बड़ी हो रही थी वीडियो। तो अभी अपन आते हैं। कल अपन ने क्या देखा था? कल अपन ने ये सारा देखा था कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम, व्हाट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड सीक्वेंस ऑफ क्रॉप्स देखा था, क्रॉप मैनेजमेंट, सब्सिडीज़ वगैरह देखा था। और ये सब अपन ने एक मोटा मोटा हिसाब ले लिया था कि एग्रीकल्चर होता कैसे है। अभी अपन देखते हैं आज एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंट मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो सॉल्यूशंस, जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आई है, और व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में अपन कुछ कमिटीज़ को देखेंगे। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। इसको मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, आप इसको यूटिलाइज़ करो। ये MPPSC UPSC सब में काम आएगा, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। तो देखो जो प्रॉब्लम है, देखो सिंपल सा फंडा समझो। प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर में जो भी होंगी उन्हीं का सॉल्यूशन एज एन स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी। अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं ये जान लोगे तो स्कीम्स भी उन्हीं थीम्स पे बनेगी। समझ रहे हो ना? ऐसे ही, ऐसा सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं है, ऐसा हर सेक्टर में, चाहे वो इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे वो MSME। देखो MSME की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, जैसे मार्केटिंग प्रॉब्लम्स है MSME का, तो जैम पोर्टल खोल दिया उसमें, तो उसमें मिनिमम 33% MSME से प्रोक्योर करेंगे जैम पोर्टल में गवर्नमेंट। तो आप समझ रहे हो ना कि जो प्रॉब्लम होगी जिस भी सेक्टर की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कीम लेके आई थी। वट ऑब्वियस है ये। लेकिन उन उन स्कीम से उतना कम्प्लीटली, उतना होलिस्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो कुछ वे फॉरवर्ड बनता है उसका। वे फॉरवर्ड मतलब व्हाट मोर कैन बी डन। ओके, तो अब अपन आते हैं एग्रीकल्चर की कुछ प्रॉब्लम्स पे। तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इकोनॉमिक इशूज़, देखो इनकम डिस्ट्रेस, फार्मर की इनकम आई थिंक सो 10,210 रुपीज़ पर मंथ। आई रिपीट, पर मंथ है। ओके, एवरेज फार्मर इनकम है। ओके, फिर फार्म वर्किंग कैपिटल इशू, ऑब्वियसली पैसा नहीं होगा तो कैपिटल नहीं होगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट, जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह, जैसे अपन ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ वगैरह आते हैं। तो देखो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये दो के जो इश्यूज़ है ना, इनको थोड़ा सा अपन डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है अपने यहाँ, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट ट्रांसपोर्टेशन इशू है। तो देखो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो इनकम नहीं है तो PM किसान ले गया है। PM किसान में 2K की, मतलब 2000 पर इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट इन ईयर, मतलब 6,000 रुपये, 6K एनुअली आपको DBT के, आपको मतलब जो माइक्रो और स्मॉल फार्मर्स होंगे, मतलब मार्जिनल फार्मर्स होंगे, उनके लिए जो ट्रांसफ़र, इसके क्राइटेरियाज हैं कुछ, वो अपना अभी इसमें ये विषय नहीं है उसको जानने का, वो GS2 में है। जब वो पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे डिटेल में। देन किसान क्रेडिट कार्ड। अब देखो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है ये समझ। तो ये 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये कंसेप्ट। और इसमें प्रेजेंटली क्या होता है, अप टू 3 लाख रुपीज़ आप लोन ले सकते हो, है ना। 3 लाख रुपीज़ आप लोन ले सकते हो। और जो 3 लाख रुपीज़ लोन है, इस पे 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। देखो इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है ये समझ लो, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है। तो इंटरेस्ट सबवेंशन ऐसे होता है, जैसे आपने 100 रुपये लिए 7% के इंटरेस्ट पे 1 ईयर के लिए। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, अब इस पर सबवेंशन मिल जाएगा 3% का। तो आपको इफेक्टिव, आपका ये मतलब ये कौन देगा? गवर्नमेंट। और आपको इफेक्टिव पड़ेगा 4%, मतलब आपको 1 साल में 4 रुपये ब्याज देना पड़ेगा 100 रुपये पे, क्योंकि 3 रुपये गवर्नमेंट दे रहा है। तो ये जो 3% हो जाएगा, ये कहलाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। तो KCC पे इंटरेस्ट सबवेंशन देती है गवर्नमेंट जब उसको लगता है ऐसा कि अब ज़रूरत है देने की, क्रॉप यील्ड नहीं आई, क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंश्योर नहीं हुई है, या फिर बैड मानसून के कारण आपकी क्रॉप से आपको, मतलब आपकी इनकम इंश्योर नहीं हुई, तब वो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं। देन न्यू एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल आप देख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेन है, तो गवर्नमेंट न्यू एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेके आई है, जिसके तहत न्यू ट्रक्स वगैरह, जो ट्रक्स मतलब जो बाल लोड्स होते हैं ना, उनको हर मंडी में कुछ कुछ मतलब 5 और 6 देंगे। और जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं यार उसको, गोडाउंस वगैरह बिल्ड करेगी गवर्नमेंट।
तो जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, तो इन जो स्टेट और सेंटर की जो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है ना, उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो लीकेजेस थे, लूपहोल्स थे, उनको फिल करके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया। तो ये इकोनॉमिक इश्यूज़ को, मतलब ये इकोनॉमिक इश्यूज़ थे कुछ, और इनके सॉल्यूशन। अब टेक्नोलॉजिकल इशू, ये जो लो फार्म मैकेनाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, मतलब आप कोई भी जैसे न्यू जो मशीनरी है जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्रॉप की, वो आप प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, देखो इसका फुल फॉर्म याद रख लो, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसके तहत आपको कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन दिया जाएगा। इसके तहत आप मतलब डिफरेंट मशीनरीज और इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉस्ट हाई होता है जिनका, उनको प्रोक्योर करके धीरे धीरे जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्रॉप की, तो आप इसका जो लोन वगैरह होगा वो आप दे सकते हैं। देखो केसीसी के अंदर शॉर्ट टर्म लोन है, याद रखना, और जो सब मिशन फॉर एग्री मैकेनाइजेशन के अंदर लोन मिलता है लॉन्ग टर्म। एनर्जी क्राइसिस, ऑब्वियसली 24/7 एनर्जी नहीं मिल पाती है, मतलब देखो अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेजरली कहाँ पे है, विलेजेस में है, और विलेजेस में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यही बहुत बड़ा मजा आ गया। ओके, नहीं मिलती है। ओके, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑब्वियसली एनर्जी इशू रहेंगे। तो अब तो पीएम कुसुम में क्या होगा, सोलर ग्रिड इंस्टॉलेशन होंगे। तो इससे क्या होगा, 24/7 और मैक्सिमम टाइम अपने पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। तो ऑब्वियसली इरिगेशन और डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, उनको हेल्प होगी। फिर सॉयल प्रॉब्लम, देखो एनपी के रेशियो होता है एक सॉयल में, है ना, ये रेशियो 4:2:1 होता है मेरे ख्याल से, हाँ यही होता है। तो ये रेशियो बहुत, मतलब बहुत क्या होता ही नहीं है, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है। तो इसको इसके बराबर लाने के लिए सॉयल लैब्स, मतलब सॉयल हेल्थ लैब्स वगैरह ओपन किए हैं। तो मतलब उसमें क्या होता है, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है हर फार्मर का। तो जब सॉयल का सैंपल लेके जाते हैं, उसको चेक करते हैं कितना एन का रेशियो, नाइट्रोजन का कितना, फॉस्फोरस का कितना, पोटेशियम का रेशियो है, उस अकॉर्डिंग उसको ग्रेड किया जाता है, और उस अकॉर्डिंग उसमें इनपुट्स को मतलब इनपुट्स को वेरी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो सॉइल नाइट्रोजन में रिच होगी उसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम का अमाउंट डाला जाएगा। जो मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले नंबर उसकी फॉरकास्टिंग होगी कि सॉइल कैसी है के बेसिस पे आपका फ्यूचर ऑफ द सॉइल डिपेंड करेगा कि आपको क्या इनपुट्स देना है सॉइल में, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशन। एनवायरमेंटल इश्यूज, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ग्राउंड वाटर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, और मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। कभी भी रेन आती है, कभी भी जाती है, कभी भी ड्रॉट आ जाता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, मैंने ऊपर बताया ये क्या है, केमिकल्स हैं, कैसे हैं, सिंथेटिक हैं। तो अब इसका यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली लैंड क्या हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, इन सेंस लैंड विल बी डिजर्टिफाइड। सो इट विल नॉट बी सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर ना। मतलब क्या होगा, आगे आप क्रॉप नहीं, मतलब उसमें कल्टीवेट कर पाएंगे, और जब वो नहीं कर पाएंगे तो फूड क्राइसिस वगैरह, और एक लंबी एक लूप होल बनता है, एक चेन बनती है, विशियस साइकिल, जो बहुत ही डिजास्टरस हो सकती है ना। इसमें जो स्कीम चाहिए वो पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, परिणाम, ये 2022-23 के बजट में आया है, 22-23 के बजट में। परिणाम, फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट विल गिव सम सब्सिडी सॉर्ट ऑफ थिंग, और विल प्रमोट अल्टरनेटिव ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो परिणाम स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, याद रखना, और वो भी किससे रिलेटेड है, अल्टरनेटिव ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना है। अभी नैनो यूरिया का कंसेप्ट भी चल रहा है, तो आप इसमें एक नैनो यूरिया ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। देन एग्रीकल्चर लैंड डिस्प्यूट, इसमें मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, उसके यहाँ 200 एकड़ ज़मीन है। तो उसने बताया था कि मेरे मतलब उनके परिवार में ही जो केसेस चलते रहते हैं ज़मीन को लेके, तो उसमें होता क्या है कि जो ज़मीन होती है ना, उसमें जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट स्कीम से मिलने वाले होते हैं ना, वो नहीं मिलते। तो देखो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली जो
जो प्रोडक्टिविटी होगी सॉइल की नहीं बोलना चाहिए, जो उस लैंड की प्रोडक्टिविटी होगी वो नहीं इंश्योर कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट इसके लिए स्वामित्व आई थिंक सो 2019 20 या 21 में, जो भी ईयर हो इसका देख लेना, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लेके आई थी फॉर ड्रॉन मैपिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। ठीक है, अब इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या बनेगा। स्वामीनाथन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में आई थी, ये ईयर चेक कर लेना एक बार। तो इसने क्या बोला था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमोट करो, और जब ये प्रमोट करोगी तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल इरिगेशन प्रमोट होगा। ठीक है, फिर एग्री क्रेडिट रिस्क फंड बनाओ, और देखो ये फंड तो बनाओ, साथ साथ में जो एग्री लोन दे रहे हो ना वो 4% पे दो, मतलब सेविंग रेट्स पे दो। सेविंग रेट्स भी अपना इतना ही चलता है, 2.5 3 4% के आसपास। 4 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, अभी तो 3 पे भी चल रहा है, और कम पे चल रहा है, 2.5 पे चल रहा है हमारे ख्याल से। तो उतने पे दो एग्रीकल्चर लोन्स। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, क्रेडिट पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो कैपिटल प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा, एक साइकिल बनती है, आप समझो इस चीज़ को। ठीक है, फिर इसके बाद सॉयल टेस्टिंग लैब्स, जो मैंने अभी बताया, जिसमें सॉयल को चेक किया जाएगा, क्या एनपी के रेशियो है, कितने माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या डेफिशिएंसी है, और सो ऑन। फिर दलवाई कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अशोक दलवाई, आप सुनते हो ना 2023 24 तक 22 तक फार्मर की इनकम को डबल करना है। तो ये किसने बोला भाई, ये अशोक दलवाई साहब ने बोला है। इन्होंने बोला है कि जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको कंसोलिडेट करो, रोबस्ट करो, स्ट्रेंथन करो, इतना करो कि जो अपना ना जो टोटल ग्रेन प्रोडक्शन है उसका 2.5 to 3% वेस्ट हो जाता है। अब जो वेस्ट हो गया, इट इज़ नॉट वेस्ट हो गया, मतलब इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इस पर प्राइस भी बहुत ही लो मिलेगा ना, क्योंकि वो फिर एनिमल, इवन कुछ परसेंटेज ऑफ फूड ग्रेन इज़ नॉट इवन suitable for animal consumption, okay, because there are a lot of animal diseases which can be arise due to consumption of this rotten wheats। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद प्रमोट एक्सटेंसिव सर्विसेज। व्हाट आर एक्सटेंसिव सर्विसेज, तो एक्सटेंसिव सर्विसेज वो सर्विसेज होते हैं जिसमें आप, जैसे मैं एज एन एक्सटेंसिव सर्विसेज दे रहा हूँ एग्रीकल्चर की, तो मैं कुछ टेक्नोलॉजी अपने साइड से ट्रांसफ़र करूँगा, कुछ एडवाइस दूंगा कि हाउ टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, हाउ टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। और फिर कुछ फैसिलिटेशन सर्विसेज, जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा फार्मर हूँ और मेरे पास बहुत सारा कैपिटल है, साथ साथ में मेरे पास मशीनरीज भी बहुत सारे हैं। तो मैं अपनी मशीनरी को कुछ मतलब आउटसोर्सिंग कर दूंगा उनको, कि जाओ थोड़ा, मतलब इसको ले जाओ और अपने खेत, मतलब फील्ड में यूज़ करो, और इसका कुछ चार्ज कर दूंगा मैं, थोड़ा बहुत मिनिमल चार्जेस। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंसिव सर्विसेज कहलाती हैं, आउट ऑफ हाउस सर्विसेज बोल सकते हैं इसको, है ना, मतलब सिंपल सा मतलब है, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होती हैं। फिर केलकल कमेटी, ये कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तीन कमेटीज याद रखना है। स्वामीनाथन, देखो कहाँ पे भी, जहाँ पे भी एग्रीकल्चर की बात होगी, तीन कमेटीज़ के वे फॉरवर्ड बनेंगे, स्वामीनाथन कमेटी, अशोक दलवाई कमेटी और केलकर कमेटी। केलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि जो नॉर्मल आप अभी सब्सिडीज़ दे रहे हो, उन सब सब्सिडीज़ को एलिमिनेट करो और उनकी जगह मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रमोट करो। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे प्रमोट करो, मतलब कुछ भी नहीं देना है, उसको भी रेशनलाइज करो। तो देखो ये लिखा, फेज्ड एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज एंड रेशनलाइज एग्रीकल्चर केपेक्स। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू in your state PSC as well as in your central UPSC एग्जामिनेशन, और जो डिफरेंट स्टेट PSCs की प्रिपरेशन करें उनके लिए भी यूज़फुल होगा। तो ये एक बार देख लो आप इसको, और इसको यूज़ करना, बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा और समझ जाओगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। इसके बाद स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, मतलब इसमें मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इसमें बताऊँ मैं क्या। तो लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ। देखो इस वाले टॉपिक से सीधे क्वेश्चन आते हैं। देखो इरिगेशन से एक टेढ़ा बेड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें ये बोलते हैं वो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब कभी कभी तो स्पेसिफिक पूछ लेते हैं कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज बहुत यूज़ कर रहा है इरिगेशन, मतलब थ्रू इरिगेशन और एग्रीकल्चर इज यूजिंग लॉट ऑफ वाटर, मतलब अपन फर्स्ट रैंक करते हैं इरिगेशन में, ग्राउंड वाटर को यूज़ करने में वर्ल्ड में। तो अब
वो तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना वो रिड्यूस हो रही है डे बाय डे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अतरंगी टाइप, अतरंगी नहीं होते हैं, लगते हैं वो, लेकिन वो उनका मतलब आप समझोगे ना कि वो प्रॉब्लम है बहुत ही कोर प्रॉब्लम, वही पूछ लिया उन्होंने जनरलाइज वे से। अभी अपन इसमें देखो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के इशू पूछ सकता है फिर से, क्योंकि ये क्यों पूछ सकता है, क्योंकि मार्केटिंग के इश्यूज़ हैं, स्टोरेज के जो इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट हो रही है। और गवर्नमेंट कभी ऐसा मतलब एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगी यूपीएससी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और ट्रांसपोर्टेशन का भी देख लेना, तो अपन पढ़ते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग? तो अकॉर्डिंग टू सी ए सी पी बोले तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली देखो देखो एक बहुत इजी वे से समझाता हूँ मैं इसको। राइट फ्रॉम द सीड यू हैव सोन इन द एग्रीकल्चर टू एंड, एंड मतलब टू एंड कंज्यूमर तक, जब तक वो पहुँच नहीं जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या क्या होता है? असेंबलिंग ऑफ गुड्स, प्रिपरेशन फॉर कंजप्शन ऑब्वियसली, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ये सब। एनसीए, मतलब एनसीए कौन है? व्हाट इज़ एनसीए? नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर। अब इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग? और मेरी बात मानो तो ये डेफिनेशन याद कर लेना एज इट इज़, मतलब कभी आएगा क्वेश्चन तो ये एज अ स्टार्टर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर का। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच इंक्लूड बोथ फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशंस ऑफ प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मैंने जो अभी ऊपर बताया कि प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपकी जो भी प्रोसेस फॉलो हुई है वो कहलाएगी आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आएगी। अब इसमें दो अच्छे अच्छे कंसेप्ट यूज़ करें, फंक्शनल एंड इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आपने क्या उसमें अपग्रेडेशन किए, और फंक्शनल लेवल पे जैसे आप सीड का ग्रेडिंग करते हो, फिर उस ग्रेडिंग को इंश्योर करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन होगी जो ग्रेडिंग को सर्टिफाई करेगी। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन एंड फंक्शनल ऑपरेशन। अभी प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो वही इम्प्रॉपर वेयर हाउसिंग, अभी बताया था ये फिगर, 2.5% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन आर गॉट रॉटन। दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। 2.5% आप बहुत बड़ा परसेंटेज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। फिर लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्वियसली देखो कुछ कहलाती है डारा सेल्स। दारा सेल्स क्या होती है? आप इसको हिंदी में कुछ और प्रोनाउंसिएट करते होंगे। आप जैसे आपने हार्वेस्टिंग किया, आपने जो भी आपने निकाला उसमें से आपका जो एंड प्रोडक्ट हुआ, आपने उसको निकाला और आपने उसको मतलब जूट बैग्स या फिर जो भी बैग्स होंगे आपके मतलब कोकोनट बैग्स में आपने उसको पैक किया और आपने उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया सीधा, विदाउट इवन ग्रेडिंग कि ये कौन से ग्रेड का वीट है, कौन से ग्रेड का राइस है, उसको आपने सेल आउट। तो ये क्या होगा? इससे आपको प्राइस कम मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, लेकिन इससे एक मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं आता है। ओके, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मिडलमैन्स, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम। इसको अभी जो एग्रीकल्चर बिल्स थे उनने दूर करने की कोशिश करी, बट पॉलिटिक्स और मोनोपोली के, और एक्चुअली मोनोपोली एस्टेब्लिश रहे किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में, इन्हीं कारण से वो एग्रीकल्चर में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी थे एग्रीकल्चर में, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। मैल प्रैक्टिस इन अनरेगुलेटेड मार्केट्स, obviously RTs and brokers, I think everybody is aware about it. Inadequate market information, ये बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, इसमें ये जो कंटेंट लिखा है ना, जस्ट डू वन थिंग, इस कंटेंट को आप अपने नोट्स, आप अपने यहाँ से नोट्स बनाओगे बहुत अच्छा होगा। उसमें आप अपने तरीके से उन पॉइंट्स को अरेंज करो, इन्हीं को यूज़ करना है एग्ज़ाम में। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड AMI स्कीम लेके आए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम, APMC, FCI, FPO, इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तो बस ये याद रख लो कि ये इनिशिएटिव्स आए थे, एग्री नाम ही है उनका, इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ई नाम। ई नाम किस मिनिस्ट्री का है देख लेना। इसका काम क्या है? इसका काम है एक नेशनल मार्केट मतलब एस्टेब्लिश करना, विच विल इंश्योर दैट
द फार्मर्स विल गेट गुड प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। ओके, एफसीआईज वगैरह, एफसीआईज गोडाउंस वगैरह फॉर्मेशन मतलब एस्टेब्लिश किए हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये सब देख लेना थोड़ा सा। अब आ जाओ ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इस साल आएगा इस वाले मीन्स में। इसको आप एक बार पढ़ लेना बहुत अच्छे से। मैं बता देता हूँ, एग मार्क नेट। अब देखो, इसको एग मार्केट मत समझना। एग मार्केट मतलब ये मत लिखना, इसमें मार्क नेट है। नेट मतलब इंटरनेट वाला नेट। ओके, सो एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ओके, ये हो गया। ये कब आया था? ये आया था 2000 में। ईयर देख लेना, 2004 भी हो सकता है। इसमें आया था टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द एग्रीकल्चर मार्केट इज़ वर्किंग। जैसे प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इनके एक स्टैंडर्ड एक तरीका होता है इनको बताने का। ये 2000 में आया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था, बट धीरे धीरे ये भी पिक्चर में आया। ई चौपाल, अल्टरनेटिव मार्केट विल मतलब प्रोवाइड अल्टरनेटिव मार्केट वेदर इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो इट इज़ एक्चुअली यूजिंग ICT, information and communication technologies, for welfare of farmer community. So this is what eChopal is. Okay, then DBT, obviously nobody is not aware about DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इसने तो अपने जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं इनमें एक रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। लीकेजेस, लूप होल्स और करप्शंस, इसको बहुत कम कर दिया है, मतलब एक मिनिमल लेवल तक ले आए। और भी इस पे काम चल रहा है, और भी रिड्यूस हो जाएगा। और ई नाम क्या है? अभी बताया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इट विल प्रोवाइड मार्केट एक्सेस टू ऑल द फार्मर्स अक्रॉस द कंट्रीज़। और ये क्या करेगा? आपके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगा। ओके, ई नाम इज़, आई थिंक सो, इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देख लेना, उसका इनिशिएटिव है। और इट विल प्रमोट एक्सपोर्ट्स, एग्री एक्सपोर्ट्स, बाय प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस टू आवर फार्मर्स। ओके, देन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इसमें क्या है? इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे ड्रोन हो गया, जैसे रोबोट्स हो गए, इनका यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब एक ऑब्जेक्टिव है इसमें। ये अभी का है 2021-25 का। तो याद रखना, इस मिशन के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के अंदर जो आई हैं, जैसे IoTs हो गए, जैसे AI हो गया, जैसे रोबोट्स वगैरह हो गए, है ना, जैसे ड्रोन्स हो गए। ड्रोन से अपन पेस्टिसाइड स्प्रेइंग वगैरह कराते हैं, रोबोट से अपन स्मार्ट ऑब्जर्वेशंस वगैरह कराते हैं, और वेदर फॉरकास्टिंग करा सकते हैं AI के थ्रू। तो ये सब का यूटिलाइज करेंगे एग्रीकल्चर में, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, मोर सस्टेनेबल एंड मोर एडवांस्ड एंड स्मार्ट। ओके, एग्री स्टैक क्या होता है? नाम ही है उसका, स्टैक। तो इट विल प्रोवाइड अ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स क्या होती हैं। जैसे ये EO का यूज़ करेगा। EO क्या होता है बताता हूँ। और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का यूज़ करके बताएगा कि आपकी लैंड में मतलब कब रेनफॉल होने वाली है, वेदर फॉरकास्टिंग, और आपकी सॉइल कौन सी सॉइल है, कितना आपका सॉइल का मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं, जैसे टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देंगे। और किसान कॉल सेंटर ये रियल टाइम आपको मतलब फार्मर्स को ऑन कॉल आप उनकी प्रॉब्लम्स को, जो एग्री प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी के लिए बनाया गया है। और इसमें एक बॉक्स में एक चीज़ दिया है मैंने, एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007 और नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012। इसने ई टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक पेनिट्रेट किया। जैसे ई टेलीकॉम ने टेली कम्युनिकेशन को प्रमोट किया है, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स ने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जितनी भी ई टेक्नोलॉजिकल एड्स और जो कैपिटल्स होते हैं ना, मतलब जैसे आज जो सीड ड्रिल्स वगैरह देख रहे हो ना, तो इसकी देन है ये, है ना, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर 2007 की। देन रिलेटेड कॉन्स्टेंट, मतलब ई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्वियसली इनएडिक्वेट एक्सेस टू, ये बहुत ही क्रूड पॉइंट्स होते हैं। इनमें क्या करो, अभी इसमें मैं नहीं कर पाया, आप कर लो। इसमें कुछ कमिटीज़ फॉर्मेशन करो। कमिटीज़ फॉर्मेशन नहीं करना अपन को, जो कमिटी ऑलरेडी फॉर्म्ड किए हैं पास्ट गवर्नमेंट और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, उनको कोट करो, उनकी रिकमेंडेशन डालो। तो क्या होगा कि ये वे फॉरवर्ड बन जाएगा। तो जब ये वे फॉरवर्ड बन जाएगा ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
मतलब क्योंकि आपको पता है वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं जो कमिटीज़ में होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। और जब वो कुछ रिकमेंडेशन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसको सोच समझ के दे रहे होंगे। आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनकी होगी। तो पहले आप इनको समझ लो कि ये रिकमेंडेशन क्या इफेक्ट शो करेंगे एग्रीकल्चर में, जो इन कमिटीज़ ने दी। तो इससे होगा क्या, इससे एक हॉलिस्टिक अप्रोच आएगी। और दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूपीएससी टॉपिक वाइज फॉर एग्रीकल्चर। इसके बाद अपन सेकंड टॉपिक देखेंगे, इशूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़, एमएसपी, पीडीएस, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिट। ये जो टॉपिक होगा ना, इस देखो ये जो टॉपिक अभी मैंने कराया है इसका कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है, बट ये जो टॉपिक है पीडीएस एमएसपी वाला, इसको मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा आपको। टिल देन गुड बाय, बने रहिए, वी विल क्रैक इट।